साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में आंग्ल मैसूर युद्ध पर चर्चा किए थे। आज हम लोग यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत में आगमन पर चर्चा करेंगे। साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग सबसे पहले पुर्तगालियों के भारत आगमन पर चर्चा करेंगे। मध्यकाल में भारत और यूरोप से व्यापारिक संबंध होते थे। यह व्यापार मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी समुद्री तट से लेकर लाल सागर तक और पश्चिमी एशिया के माध्यम से होता था। यह व्यापार मसालों और विलास की वस्तुओं से जुड़ा हुआ होता था। साथियों, मसालों की आवश्यकता यूरोप में ठंडी के दिनों में मांस को सुरक्षित रखने में और उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए होता था। साथियों, आप लोगों को पता ही होगा, सन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत पर अपना पहला कदम रखा था। प्रथम पुर्तगाली और प्रथम यूरोपीय यात्री के रूप में वास्को डी गामा 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मनीक नामक पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 ईस्वी में कालीकट के समुद्री तट पर उतरे थे। कालीकट के शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था, लेकिन कालीकट के समुद्री तटों पर पहले से ही व्यापार कर रहे अरबों द्वारा इसका विरोध किया गया। वास्को डी गामा ने भारत में काली मिर्च के व्यापार से ही 60 गुना तक अधिक मुनाफा कमाया था, जिस कारण अन्य पुर्तगाली व्यापारी लोगों को इससे प्रोत्साहन मिला। साथियों, पुर्तगालियों के दो प्रमुख उद्देश्य थे। अरबों और वेनिस के व्यापारियों का भारत से प्रभाव को समाप्त कर देना और दूसरा ईसाई धर्म का प्रचार करना। पुर्तगाली शासकों द्वारा पूर्वी व्यापार को विशेष प्रोत्साहन एवं शाही अधिकार प्रदान किया गया था। पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया गया था। वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली अल्बेज कैब्रॉल था, जो सन 1500 ईस्वी में भारत आया था। वास्को डी गामा दूसरी बार 1502 ईस्वी में भारत में आए थे। पूर्वी जगत की काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में भारत के कोचिन में अपने पहले दुर्ग की स्थापना किया था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का आगमन हुआ था। यह आगमन 1505 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी तक वे थे। 1503 ईस्वी में पुर्तगाली वायसराय अल्मेडा ने टर्की, गुजरात, मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित भी किया था और दीव पर अधिकार भी कर लिया था। दीव पर अधिकार करने के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए थे। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1503 ईस्वी में भारत स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में आया था और 1509 ईस्वी में इसे भारत में वायसराय नियुक्त कर दिया गया था। साथियों, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जा सकता है, या ये कहें कि माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा को छीन लिया था, जो कालांतर में भारत में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्रों की राजधानी बन गई थी। साथियों, अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की व्यापारिक मंडी मलक्का और हुर्मुज पर अधिकार भी कर लिया था।
इनके समय में पुर्तगाली भारत में शक्तिशाली नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुके थे। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि भी कर दिया था और उनकी स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से निम्न वर्गीय पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित भी किया था। साथियों, अल्बुकर्क ने अपनी सेना में भारतीयों को शामिल भी किया और भारत आए पुर्तगाली वायसराय नीनू डी कुन्हा ने 1530 ईस्वी में कोचिन की जगह गोवा को राजधानी बना दिया। मलक्का और मनीला पूर्वी एशियाई देशों से व्यापार के लिए पुर्तगाली नागपट्टनम बंदरगाह का प्रयोग करते थे। पुर्तगालियों ने अकबर की अनुमति से हुगली में और शाहजहां की अनुमति से बंदेल में कारखाने भी स्थापित कर लिए थे। साथियों, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करके यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से कर की वसूली भी प्रारंभ कर दिया था। पुर्तगालियों ने काफिला प्रणाली के अंतर्गत छोटे स्थानीय व्यापारियों के जहाज़ों को समुद्री यात्रा के समय संरक्षण भी प्रदान किया था। इसके लिए जहाज़ों को चुंगी भी देना पड़ता था। 1632 ईस्वी में शाहजहां ने पुर्तगालियों के अधिकार से हुगली को छीन लिया था और औरंगजेब ने चटगांव के समुद्री लुटेरों का एकदम से सफाया भी कर दिया था। पुर्तगाली मालाबार और कोंकण तट से सर्वाधिक काली मिर्च का निर्यात करते थे। मालाबार तट से अदरक, दालचीनी, चंदन, हल्दी, नील आदि का निर्यात भी होता था। पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा के साथ प्रसिद्ध संत फ्रांसिस्को जेवियर भी भारत आया था। इनका समय 1542 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक माना जाता है। पुर्तगाली गोवा, दमन और दीव पर 1961 ईस्वी तक शासन करते रहे। पुर्तगालियों के भारतीय व्यापार के पतन के कई कारण थे, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय जनता के प्रति धार्मिक असहिष्णुता की भावना था, नए उपनिवेश ब्राजील की खोज थी, अपर्याप्त व्यापारिक तकनीक था, अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा भी था और गुप्त रूप से व्यापार करना और डकैती और लूटमार को अपनी नीति का हिस्सा बनाना भी इनके व्यापार के पतन का कारण बना। पुर्तगाली वायसरायों पर पुर्तगाली राजाओं का अधिक नियंत्रण भी इनकी पतन का यानी व्यापारिक पतन का कारण बना था। साथियों, पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण जो गुजरात और कालीकट में होता था और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी मतलब उन्हीं से हुई थी। पुर्तगालियों के आने से ही भारत में गोथिक्स स्थापत्य कला का आगमन भी भारत में हो गया था। साथियों, हम लोगों ने पुर्तगालियों के भारत आगमन और उस समय के महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा किए हैं। अब हम लोग डचों के भारत आगमन पर चर्चा करेंगे। सन 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। इस कंपनी को डच संसद द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूरब के देशों के साथ व्यापार करने, आक्रमण और विजय करने के संबंध में अधिकार पत्र प्राप्त हो जाता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक पूंजी
जिससे उन्हें व्यापार करना था, लगभग 65 लाख गिल्डर था। साथियों, भारत में शीघ्र ही डच कंपनी वेरिंगडे ओस्ट इंडीसे कंपनी ने मसाला व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। डचों ने 1613 ईस्वी में जकार्ता को जीतकर बैटविया नामक नए नगर की स्थापना किया था और 1641 ईस्वी में डचों ने मलक्का और 1658 ईस्वी में सिलोन पर कब्जा भी कर लिया था। डचों ने 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाने की स्थापना किया था। डचों ने और भी अन्य कारखाने भी स्थापित किए थे, जो जैसे सूरत में, कोचिन में, विमलीपट्टनम में, पुलिकट में, बालासोर में, कासिम बाजार में आदि जगहों पर इन्होंने अपने कारखाने स्थापित किए थे। डचों द्वारा भारत से नील, सोरा और सूती वस्त्रों का निर्यात किया जाता था। मुख्य रूप से डच लोग भारत से सूती वस्त्रों का व्यापार करते थे। सूरत स्थित डच व्यापार निदेशालय डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वाधिक लाभ कमाने वाला प्रतिष्ठान हो गया था। साथियों, डचों द्वारा कोरमंडल तटवर्ती प्रदेशों से सूती वस्त्रों का व्यापार किया जाता था। मालाबार के तटवर्ती प्रदेश से डच व्यापारी मसालों का व्यापार करते थे। डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्कों का निर्माण भी और इसका निर्माण भी करवाया था, यानी प्रचलन करवाया था। डचों के साथ अंग्रेजों के बीच सन 1759 ईस्वी में लड़े गए बेदरा के युद्ध में भारत ने अंग्रेजी नौसेना की सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध करते हुए डचों को भारतीय व्यापार से अलग कर दिया था। भारत में डचों की असफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण इनका सरकार के सीधे नियंत्रण में होना था और कंपनी के भ्रष्ट एवं अयोग्य पदाधिकारी और कर्मचारी भी व्यापार की असफलता का प्रमुख कारण बना। साथियों, भारत में डचों के आगमन के परिणाम स्वरूप यहाँ का सूती वस्त्र उद्योग निर्यात की सर्वोच्च स्थिति में पहुँच गया था। इस प्रकार साथियों, आज हम लोगों ने पुर्तगालियों और डचों के भारतीय आगमन और इनके व्यापार संबंधी प्रमुख घटनाओं पर चर्चा किए हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के भारत आगमन पर चर्चा करेंगे। साथियों, इसी के साथ मेरा आप सभी को नमस्कार।